हेलो माय शाइनिंग स्टार्स, हाउ यू गाइस डूइंग? सब कुछ अच्छा चल रहा है? पढ़ाई, तबीयत, सब चीज का अच्छे से ध्यान रख रहे हो ना? गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस. ओके, सो ये है पार्ट 2 ऑफ डायरेक्टिंग. तो हमने पिछले पार्ट में मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन तक कवर किया था. आज हम इंसेंटिव से चालू कर रहे हैं. अगर पिछला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख के आओ. वो ये वाला पार्ट उसके कंटिन्यूएशन में ही है, तो सबसे पहले वो प्रेप करेंगे. और अगर देख लिया है सो लेट्स स्टार्ट दिस. सो पार्ट 2 ऑफ डायरेक्टिंग. आज मैं क्या क्या कवर करूंगी इधर लिखा हुआ है, सो उसी बेसिस पे विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दिस. ओके, शैल वी स्टार्ट देन? ओके, अमेजिंग. सो नाउ टू अंडरस्टैंड आज का फर्स्ट टॉपिक, इंसेंटिव्स. इंसेंटिव्स क्या होता है? इंसेंटिव्स यूज किए जाते हैं किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, टू प्रोड्यूस अ सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर. तो अब हम इंसेंटिव्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मॉनेटरी विच इज रिलेटेड टू मनी एंड नॉन मॉनेटरी विच इज नॉट रिलेटेड टू मनी. तो जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए मॉनेटरी इंसेंटिव ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मैस्लोज पूरे चार्ट के हिसाब से सबसे बेसिक लेवल ऑफ नीड्स क्या है? फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, है ना? तो जो भी लोअर लेवल एम्प्लॉयज हैं और पीपल हु आर अर्निंग लेसर, उनके लिए बेटर इंसेंटिव है कि उन्हें मनी प्रोवाइड की जाए, तो वो उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे. ऑन द अदर हैंड, जिन लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं या हायर लेवल एम्प्लॉयज, उनके पास पैसे ऑलरेडी हैं, तो पैसे उन्हें और मोटिवेट नहीं कर सकते टू प्रोड्यूस अ सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर. तो उन्हें क्या मोटिवेट करेगा? एस्टीम या फिर रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, रिस्पेक्टेबल जॉब्स. तो non-monetary incentives work more for higher level employees, monetary incentives work more for lower level employees. So, monetary और financial incentives. पैसा, गाड़ी, महंगा घर. I need my company to give me all that. So, all of this, anything related to money falls under monetary incentives. जिसका पहला है productivity linked wage incentive. इसका मतलब ये है कि जितनी आपकी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा आपकी वेज होगी. मतलब प्रोडक्टिविटी को वेजेस से लिंक कर दिया. याद करो, हमने सेकंड चैप्टर में कवर किया था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का ये मतलब है कि जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा पर प्रोडक्ट कॉस्ट प्राइस मिलेगी उनको, इन कंपैरिजन टू इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज. तो जब प्रोडक्टिविटी को वेजेस से लिंक कर दिया जाए, जब ये बोला जाए कि अगर आप ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे या आप इतने टाइम में ज्यादा काम करोगे तो आपको ज्यादा पे मिलेगी, तो ये एक मॉनेटरी इंसेंटिव है जिसमें हम प्रोडक्टिविटी को वेज से लिंक कर रहे हैं. सेकंड है बोनस. तो आपने ये टर्म मोस्ट लाइकली सुना होगा, जैसे दिवाली बोनस, क्रिसमस बोनस, या फिर अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो उसके लिए बोनस. बोनस एक वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड होता है जो एम्प्लॉयज को ऑफर करा जाता है ऑन टॉप ऑफ देयर वेजेस एंड सैलरीज, ये बोलने के लिए कि देखो आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो क्योंकि आपने अच्छा परफॉर्म किया है हम आपको थोड़े एक्स्ट्रा से वन टाइम के लिए हम आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं. तो ये भी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है टू परफॉर्म बेटर. थर्ड है प्रॉफिट शेयरिंग. तो लेट्स से कि आपकी कंपनी ने आपको और आपके सारे फेलो एम्प्लॉयज को ये बोला कि इस साल हम 1 करोड़ का प्रॉफिट रीच करना चाहते हैं, और वो प्रॉफिट एक्सीड हो गया. आपकी कंपनी ने 1.2 करोड़ इन प्रॉफिट कर लिया. तो जो 0.2 करोड़ है वो उनने बोला कि जो भी एक्सीड हुआ, मतलब जो 0.2 करोड़ है जो उनने एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेक किया, वो सारे एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो क्या एक अच्छा इंसेंटिव है? हाँ, क्योंकि एम्प्लॉयज बेटर काम करेंगे, वो चाहेंगे कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो, तो इसमें कंपनी को तो फायदा हुआ. तो एम्प्लॉयज को क्या फायदा है कि जब कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी तो एम्प्लॉयज में वो सब कुछ बढ़ जाएगा, तो इसमें एम्प्लॉयज के लिए भी अच्छा हुआ ना. तो प्रॉफिट शेयरिंग ऑल्सो इज अ ग्रेट फाइनेंशियल इंसेंटिव. फिर आता है को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन. तो बहुत बार क्या होता है, एम्प्लॉयज ना मोटिवेशन लूज कर जाते हैं कि भाई देखो कंपनी अच्छा परफॉर्म करे या बुरा परफॉर्म करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो एक फिक्स सैलरी मिलनी है, चाहे कंपनी बहुत अच्छा भी परफॉर्म करे या कंपनी बहुत बेकार भी परफॉर्म करे, तो मेरे को तो फिक्स सैलरी मिल रही है ना, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है. तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज एम्प्लॉयज को स्टॉक्स देती हैं. स्टॉक देने से क्या होता है,
स्टॉक देने का मतलब है कि आप एक एम्प्लॉय को ओनरशिप दे रहे हो एक कंपनी में। तो जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो एम्प्लॉयज को अपने स्टॉक्स पे इक्विटी मिलेगी और उन्हें एक फीलिंग ऑफ ओनरशिप भी आएगी कि हमारा इसमें हिस्सा है। चाहे कितना हिस्सा है वो डिपेंड करता है आपके पास कितने स्टॉक्स हैं, पर हिस्सा है, मैं पार्ट ओनर हूं, कुछ पार्ट ओनरशिप है मेरी इस कंपनी में। तो जब आपको लगता है कि आपकी ओनरशिप है इस कंपनी में, कुछ ओनरशिप है इस कंपनी में, तो आप बेटर परफॉर्म करना चाहते हो। ऑल्सो बिकॉज आपको इक्विटी भी मिलेगी, और कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो इक्विटी मिलेगी। इसलिए ये मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयज को कंपनी स्टॉक ऑप्शन या को पार्टनरशिप ऑफर करती है। फिर कमीशन। तो कमीशन मोस्टली सेल्स पीपल के रेफरेंस में यूज किया जाता है। कमीशन मोस्टली सेल्स पर्सन को दिया जाता है। तो कमीशन यही है कि अगर आपने इतने इतनी की सेल करी तो आपकी सेल का कुछ परसेंटेज हम आपको दे देंगे। तो जो सेल्स डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं उनको एक बेसिक सैलरी मिलती है और उसके ऊपर से कमीशन मिलती है ताकि वो ज्यादा सेल मेक करें। ये बहुत सिमिलर टू प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव है। ये कमीशन मोस्टली सेल पीपल को दी जाती हैं और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव मोस्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दिया जाता है। बट वेरी वेरी लाइक सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ये सेम उस पे चलता है, सेम मैकेनिज्म पे चलता है ये। अच्छा, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स पे एंड अलाउंस, ये तो सबसे बेसिक ही है। पे एंड अलाउंस भाई, इंसान सैलरी के लिए ही तो काम करता है, पैसों के लिए ही तो काम करता है। तो अगर उन्हें सैलरी मिलते रहती है टाइम टू टाइम, अलाउंस मिलते रहती है कि आप काम करो हम आपको एक्स्ट्रा अलाउंस दे देंगे, थोड़ा बहुत एडिशनल टू योर सैलरी, तो इंसान मोटिवेटेड रहता है टू वर्क। फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो ये आपने टर्म सुनी होंगी, जैसे पेंशन है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, जो बेसिकली एक एम्प्लॉय को अपने रिटायर होने के बाद मिलती है। जैसे मंथली पेंशन मिलते रहती है, मतलब उन्हें पैसे आते रहते हैं मंथ टू मंथ ताकि वो अपनी लाइफ सस्टेन कर सकें। तो इसमें एम्प्लॉयज काफी मोटिवेटेड रहते हैं कि ये कंपनी केयर करती है हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स आफ्टर रिटायरमेंट भी, क्योंकि जब इंसान रिटायर हो रहे वो काम तो नहीं कर पा रहे हैं, पर अगर कंपनी उन्हें पेंशन दे रही है, मतलब मंथली पैसे दे रही है कि आप अपनी सस्टेनेंस के लिए ये रखो, तो ऑफकोर्स एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है कि इस कंपनी के लिए आई वांट टू वर्क वेल। लास्ट है पर्क्स एंड बेनिफिट्स, जिसे पर्क्विजिट्स भी बोला जाता है। तो ये होते हैं बेसिकली एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑन टॉप ऑफ योर सैलरी, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज हैं, इंश्योरेंस है, फ्री एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयज के चिल्ड्रन, या आपने बहुत बार सुना होगा कि काफी सारी कंपनीज की बिल्डिंग्स में क्रैचेस होते हैं फॉर एम्प्लॉयज के बच्चे, या फिर हाउसिंग फैसिलिटीज, जैसे आपने देखा होगा प्रोफेसर्स के पास बहुत बार यूनिवर्सिटी हाउसिंग होती है। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसे एक्स्ट्रा एडिशनल पर्क्स ऑफर करती है अपने एम्प्लॉयज को, ताकि एम्प्लॉयज ये सोचे कि हाँ, दिस कंपनी केयर्स अबाउट अस, तो हम इनके साथ जुड़े रहें, हम इनके लिए अच्छा काम करें। अब हम आ जाते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स पे, मतलब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो जिन लोग जो हायर लेवल एम्प्लॉयज हैं या जो ऑलरेडी अच्छा कमा रहे हैं, वो पैसे से मोटिवेट नहीं होते, उनकी मोटिवेशन फैक्टर्स अलग हैं, क्योंकि अब वो केयर करते हैं अपनी एस्टीम के बारे में, रिस्पेक्ट के बारे में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में। हमने वो चार्ट पढ़ा था ना, उसमें क्या लिखा था, जब आपकी कुछ नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो आप ऊपर बढ़ जाते हो और आपको ऊपर वाले बेनिफिट ज्यादा अपील करते हैं। तो उनको एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फुलफिल करनी है, तो उन्हें नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स ज्यादा मोटिवेट करते हैं। पहला है इसमें से स्टेटस। तो स्टेटस भाई, कुछ एम्प्लॉयज चाहते हैं कि उनकी जो जॉब प्रोफाइल है या उनका जो जॉब टाइटल है वो अच्छा हो, उनकी रैंक अच्छी हो, उनको अथॉरिटी मिले अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, वो रिकॉग्नाइज हो कि ये एक अच्छे एम्प्लॉय है, उन्हें रिस्पेक्ट मिले ऑफ अ गुड एम्प्लॉय, और उनको प्रेस्टीज मिले कि हाँ, उन्हें रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट मिले अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो चाहते हैं उनका जॉब टाइटल अच्छा हो और वो एक अच्छी पोजीशन पे काम करें। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं, दो कैटेगरीज ऑफ चीजें आ जाती हैं। एक तो है फिजिकल क्लाइमेट, मतलब फैसिलिटीज क्या क्या है आपके ऑफिस में। जैसे गूगल में वर्ल्ड क्लास खाना मिलता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप की क्यूजीन्स हैं, बहुत सारा डिफरेंट टाइप का खाना है जो लोग एंजॉय करते हैं। और क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं ऑफिस में, जिम होते हैं, गेम रूम, PS5 होता है जहाँ पे,
या फिर पूल टेबल, टेबल टेनिस, ये सब होता है और बहुत एडिशनल चीजें। तो कुछ एम्प्लॉयज चाहते हैं कि ये सब उनके ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा हो, मतलब फिजिकलिटी अच्छी हो, क्या क्या है, अलग फैसिलिटीज हो। और एक और चीज कि उनके सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स अच्छे हों, कोई एक दूसरे से तू तड़ाक करके बात नहीं कर रहा है, बदतमीजी नहीं कर रहा है, ये नहीं है कि बॉसेस उन पे कॉन्स्टेंटली चिल्ला रहे हैं। सब अच्छा, एक अच्छा ओवरऑल क्लाइमेट है विद गुड फैसिलिटीज एंड गुड सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स। तो कुछ एम्प्लॉयज को ये बहुत मोटिवेट करता है कि उनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, उनकी वर्क स्पेस अच्छी है, तो उन्हें मन करता है ऐसी कंपनीज में काम करने का। थर्ड है करियर एडवांसमेंट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को करियर एडवांसमेंट में कैसे हेल्प कर सकते हैं? बाय डूइंग टू थिंग्स। एक तो उन्हें ट्रेन करके कि वो हायर लेवल जॉब्स के लिए प्रिपेयर्ड हो, और दूसरा कि उन्हें प्रमोशंस दें कि जब वो ट्रेन हो जाए उन्हें प्रमोट भी कर दिया जाए टू हायर लेवल जॉब्स। तो वही एम्प्लॉयज को मोटिवेट करा जा सकता है बाय बोथ दीज थिंग्स, कि उन्हें प्रेप करें फॉर हायर लेवल जॉब्स, उन्हें ट्रेन करते रहें और उन्हें अपॉर्चुनिटीज दें टू बेसिकली शोकेस देयर टैलेंट एंड से हाँ अब मैं ये काम बेटर कर सकती हूँ और मेरे को प्रमोशन दिया जाए और उन्हें एक्चुअली प्रमोशंस मिले। तो उससे उनका करियर ऑन अ गुड पाथ रहेगा, उनकी करियर एडवांसमेंट रहेगी और वो मोटिवेटेड रहेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए। फोर्थ है जॉब एनरिचमेंट। अब सोचो कि आप कोई जॉब में हो और आप रोज सेम चीज करते जा रहे हो, तो आप आफ्टर अ पॉइंट बोर हो जाओगे ना। आप ऑब्वियसली चाहोगे कि आपकी जॉब थोड़ी सी चैलेंजिंग हो, जहां आपको क्रिएटिविटी यूज करनी पड़े। तो ऑर्गेनाइजेशंस और विद इन ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजर्स मेक श्योर करते हैं कि एम्प्लॉयज गेट द चांस टू बी क्रिएटिव एंड दे गेट ऑटोनॉमी, मतलब उनके पास पावर हो टू मेक डिसीजंस कि वो अपना काम कैसे परफॉर्म करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स विद इन गिवन रेंज। पर एम्प्लॉयज चाहते हैं कि वो क्रिएटिव हो पाए, उनके पास पावर हो टू मेक डिसीजंस। सो ऑर्गेनाइजेशंस मेक श्योर कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहने के लिए दे मेक श्योर दैट दिस हैपेंस, कि एम्प्लॉयज क्रिएटिवली अपनी जॉब्स के सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट में अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं बिकॉज दे आर गिवन ऑटोनॉमी। फिर आता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। तो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जब अनाउंस करते हैं, तो इसमें क्या होता है, सारे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहते हैं टू परफॉर्म बेटर, क्योंकि ऑफ कोर्स ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम चाहते हैं हमारी पब्लिकली तारीफ हो, कि हमें भी बोला जाए कि आउट ऑफ एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन आप सबसे अच्छा काम कर रहे हो। तो लोग मोटिवेटेड रहते हैं कि मुझे भी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनना है, मैं अगर अच्छा काम करूंगी तो मुझे रिकॉग्नाइज किया जाएगा इन पब्लिक। नेक्स्ट, जॉब सिक्योरिटी। ये एक काफी बड़ा मोटिवेटर है फॉर एम्प्लॉयज टू स्टे विद एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि क्या आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहना चाहोगे जो बार बार लोगों को निकाल देती है, फायर कर देती है? नहीं ना। इन टाइम्स लाइक कोविड या फिर जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में, तो बहुत लोग फायर हुए थे। तो जिन भी कंपनीज ने लोगों को फायर नहीं किया, लोगों को रियलाइज हुआ कि ये अच्छे कंपनीज हैं, मतलब ये अपने एम्प्लॉयज को ऐसे ही फायर नहीं कर देती। तो लोग या एम्प्लॉयज ऐसी कंपनी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो वो जुड़े रहना चाहते हैं तो वो अच्छा काम करते हैं कि हम यहाँ से फायर ना हो जाए। तो क्योंकि वो जुड़े रहना चाहते हैं, वो अच्छा काम परफॉर्म करते हैं, which means this is a great motivators for employees to perform better. फिर आता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। सो जब एम्प्लॉयज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं और दे आर एबल टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स, जैसे वर्क कमिटीज बनाई जाती हैं या उनसे सजेशंस ली जाती हैं कि आप क्या करना चाहते हो, हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट अ सिचुएशन, तो उन्हें रिस्पेक्टेड फील होता है और वो चाहते हैं कि वो उस कंपनी में रहें। तो ये भी काफी अच्छा मोटिवेटर है। लास्ट है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज को ये फील करना पसंद है कि उनकी जॉब इंपॉर्टेंट है और वो इंपॉर्टेंट है टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब उन्हें पावर दी जाती है या मोर ऑटोनॉमी दी जाती है टू मेक डिसीजंस, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं लगता कि उन्हें बेबी सिट किया जा रहा है, कॉन्स्टेंटली कोई मैनेजर उनको बता रहा है कि क्या करना है। ऑफ कोर्स मैनेजर सजेशंस देते हैं, उन पे चेक ऑन करते हैं, पर जब एम्प्लॉयज अपना काम खुद कर पाते हैं क्रिएटिवली, तो उन्हें ये पावर पसंद आती है और वो मोटिवेटेड रहते हैं टू परफॉर्म देयर जॉब्स वेल। एंड विद दैट हम अपने थर्ड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग पे पहुंच गए हैं, जो कि है लीडरशिप।
So let's do a short activity, okay? It'll be fun, I promise. Think about somebody who you think is a good leader. They could be your parents, a politician, an actor. हो सकता है आप इन्हें जानते भी ना हो पर्सनली, बट जो आपके हिसाब से गुड लीडर है. तो आपको क्यों लगता है गुड लीडर क्यों है? तो एक इंसान अच्छा लीडर कब कहलाता है? एक इंसान अच्छा लीडर तब कहलाता है जब वो लोगों के बिहेवियर को ऐसे इन्फ्लुएंस कर पाए कि लोग उसे विलिंगली और इंथुजियास्टिकली फॉलो करना चाहते हैं और स्ट्राइव करना चाहते हैं टू द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स. एक अच्छा लीडर वो नहीं है जो डंडा मार के आप पे चला रहा है कि ये काम करो, ये काम करो. आप भेड़ बकरी नहीं हो. एक अच्छा लीडर वो है जो लोगों का पूरा एटीट्यूड ही चेंज कर दे, बिहेवियर ही चेंज कर दे, कि लोग विलिंगली मतलब अपने खुद के मन से और इंथुजियास्टिकली मतलब जोश से स्ट्राइव करें वो करने के लिए जो वो लीडर बोल रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, विच इज द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स. फिर हम आते हैं ऑन टू फीचर्स ऑफ लीडरशिप. ये डेफिनेशन में अभी हमने जो पढ़ा है उसी से डिराइव्ड है बिल्कुल, तो ये याद करने में इजी होना चाहिए. तो पहला तो है लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स. तो वही एक अच्छा लीडर कौन है? जो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है टू डू समथिंग. ऑफ कोर्स पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, बट हाँ, टू बी अ गुड लीडर आपका इन्फ्लुएंस अपने फॉलोअर्स पे पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव चीजें करने के लिए होना चाहिए. सेकंड है लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स. तो वही जब आप इन्फ्लुएंस कर लोगे तो क्या होगा? लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ अ सर्टेन गोल. सो लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स. थर्ड है लीडरशिप इज एक्सरसाइज्ड टू अचीव द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो लीडरशिप का गोल ये नहीं होता कि कुछ भी उठा के कर लिया, ये नहीं कि लीडर अपना काम करा रहा है आपसे, नहीं. जो कॉमन ग्रुप गोल है एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो अचीव करना लीडरशिप का ऑब्जेक्टिव है. फिर फोर्थ, लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. एक इंसान को एक अच्छा लीडर बनने के लिए कॉन्स्टेंटली अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने फॉलोअर्स को लीड करना चाहिए, गाइड करना चाहिए इन द राइट डायरेक्शन. ये नहीं है कि एक बार इंस्ट्रक्शंस दिए और छोड़ दिया, नहीं. इट्स कंटिन्यूअस, बार बार चलते पूरे टाइम चलते रहेगा. एंड फिफ्थ, it indicates the interpersonal relationship between leaders and followers. तो जितना अच्छी कोई लीडर होंगी उतना अच्छा उनका रिलेशनशिप होगा विथ हर फॉलोअर्स. ये नहीं कि गंदा रिलेशनशिप होगा, डांटने का रिलेशनशिप होगा, नहीं. एक अच्छा रिलेशनशिप होगा, अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट. अलग लोगों के अलग लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं. लीडरशिप स्टाइल्स हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि एक लीडर कितनी अथॉरिटी यूज करते हैं. तो इसके बेसिस पे 3 लीडरशिप स्टाइल्स बनते हैं: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन लीडरशिप, जो हम अभी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल, विच इज अ बॉस सेंटर्ड रिलेशनशिप. तो सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे, डायग्राम से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा. लीडर है, नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं और वन साइडेड एरोज हैं. इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन इज ओनली वन साइडेड. लीडर ऑर्डर्स देगा और सबऑर्डिनेट्स को बिना क्वेश्चन करे, बिना अपने ओपिनियंस, अपने इनपुट्स शेयर करे, वो ऑर्डर्स फॉलो करने हैं. लीडर एक्सपेक्ट करता है कि वो ऑर्डर्स दे और बिना क्वेश्चंस के, बिना झिक के जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो चुपचाप उसके ऑर्डर्स फॉलो करें. उसकी फॉलोइंग इस बात पे अज्यूम्ड है कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट दी जाएगी लीडर के द्वारा. तो लीडर को अगर आपका रिजल्ट अच्छा लगा तो आपको अवार्ड मिलेगा, अच्छा नहीं लगा तो पनिशमेंट मिलेगी. इसमें वन वे कम्युनिकेशन है और लीडर का कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज सबऑर्डिनेट्स है. अब क्योंकि ऐसी फॉर्म ऑफ लीडरशिप भी दुनिया में कहीं कहीं पे चलती है, तो इसके एडवांटेजेस तो हैं. तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं?
पहला है क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि लीडर डज नॉट वांट टू कंसल्ट एनीबडी, वो किसी से कंसल्टेशन नहीं लेता कि मैंने डिसीजन अच्छा बनाया कि बुरा बनाया, तो क्विकली डिसीजंस मेक हो जाते हैं। दूसरा, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू लीडर हु डिक्टेट्स टर्म्स। तो क्योंकि लीडर खुद ही टर्म्स बना रहा है और अपने सबऑर्डिनेट्स को बता रहा है, वो बहुत मोटिवेटेड रहता है क्योंकि सब कुछ उसके अपने टर्म्स पे हो रहा है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन रहती है लीडर में टू कंप्लीट अ टास्क, क्योंकि उसके टर्म्स पे सब कुछ हो रहा है। और थर्ड, लेस कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज भी चलते हैं उन्हें, क्योंकि एम्प्लॉइज का काम सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना है, कोई अपनी क्रिएटिविटी लगाना या कुछ कंट्रीब्यूट करना नहीं है, सिर्फ चुपचाप ऑर्डर्स फॉलो करना है। तो अगर एम्प्लॉइज बहुत स्मार्ट नहीं भी होंगे या बहुत क्रिएटिव नहीं भी होंगे या कम कॉम्पिटेंट होंगे तब भी चलेगा। बट ऑफ कोर्स डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहला तो है कि बहुत ज्यादा सबऑर्डिनेट्स फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और उनका मोराल बहुत लो रहेगा, क्योंकि लीडर उनसे कुछ भी इनपुट्स नहीं चाहता, तो कुछ भी सबऑर्डिनेट्स के सजेशंस नहीं लिए जाएंगे, तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे कि लीडर को हमसे फर्क तो पड़ता नहीं है, हमारे ओपिनियन से फर्क तो पड़ता नहीं है, तो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और मोराल लो रहेगा। फिर दूसरा, इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट्स गोज डाउन, क्योंकि वो अपनी क्रिएटिविटी यूज ही नहीं कर सकते, तो उनका इनिशिएटिव लेवल भी लो ही रहेगा कि हम इनिशिएटिव लेके क्या ही करें, वैसी अप्रोच हो जाएगी। और तीसरा, नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स टेक्स प्लेस, क्योंकि वो अपनी क्रिएटिविटी तो यूज नहीं कर सकते, उन्हें बस चुपचाप गधे घोड़ों की तरह ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, तो कोई उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी, कोई पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी। तो ऐसी फॉर्म ऑफ लीडरशिप कहाँ कहाँ पे सूटेबल है? पहले तो ऐसी जगहों पे सूटेबल है जहाँ पे सबऑर्डिनेट्स बहुत ही अनएजुकेटेड हैं या अनस्किल्ड हैं या उन्हें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो बस ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं अपनी लीडर्स को। दूसरा, ऐसी कंपनीज में जो फियर और डिसिप्लिनरी टेक्निक फॉलो करती हैं कि अगर आप बुरा परफॉर्म करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो ऐसी कंपनीज में ये सब चल सकता है। तीसरा, जहां लीडर को पसंद हो डोमिनेंट होना, बीइंग द ओनली पर्सन इन पावर एंड बीइंग द ओनली पर्सन जो डिसीजन मेकिंग करता है। और चौथा, जहां पे क्विक डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड है, वहां पे ये काफी अच्छे तरीके से चलती है ऐसी फॉर्म ऑफ लीडरशिप। जैसे अगर आप एडोल्फ हिटलर के रिजीम में देखो, तो वो डिस्करेज करता था अपने कैबिनेट मेंबर्स को इंडिपेंडेंटली मिलने से भी, क्योंकि वो चाहता था फुल सपोर्ट, फुल ओबीडियंस फ्रॉम हिज कैबिनेट मेंबर्स। दूसरे टाइप की लीडरशिप है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, मतलब जहां लोगों को पार्टिसिपेट करना अलाउड है अपनी लीडरशिप में। अगर आप इधर डायग्राम भी देखोगे तो टू साइडेड डायग्राम है। इसका मतलब यह है कि हाँ, द लीडर टेक्स द डिसीजन, पर वो डिसीजन होता है इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विद एम्प्लॉइज। तो इसमें लोगों को, एम्प्लॉइज को, सबऑर्डिनेट्स को पार्टिसिपेट करना अलाउड है। लीडर चाहता है कि वो अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करे और डिसेंट्रलाइज करे, तो लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स के ओपिनियन सुनता है और फिर डिसीजन लेता है बेस्ड ऑफ कि मेजॉरिटी क्या सोचती है, और वो सजेशंस और कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजंस लेता है। एडवांटेजेस क्या हैं इस फॉर्म ऑफ लीडरशिप के? पहला तो लोगों की जॉब सेटिस्फैक्शन अच्छी होगी और मोराल बढ़ा रहेगा, क्योंकि जब उन्हें पार्टिसिपेट करना अलाउड है अपनी लीडरशिप में, अपने ओपिनियंस देना अलाउड है, तो उनका मोराल हाई रहेगा और वो खुश रहेंगे अपनी जॉब्स में। दूसरा, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है सबऑर्डिनेट्स की, क्योंकि वो इन्वॉल्व हैं पूरे प्रोसेस में, तो उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, वो अपने ओपिनियंस देंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, तो वो डिसीजन मेकिंग भी बेटर कर पाएंगे, उनकी एबिलिटी डेवलप होगी। और तीसरा, कि पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा इन द होल, लाइक सब सबऑर्डिनेट्स में थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा और लेबर टर्नओवर और एब्सेंटीइज्म कम हो जाएगा, क्योंकि लोग खुश रहेंगे अपनी जॉब्स में और उन्हें डिस्करेज्ड नहीं लगेगा फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, तो वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना चाहेंगे। पर डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो डिसएडवांटेजेस हैं कि पहला तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप सब लोग से सलाह लोगे, पूछोगे कि क्या करना चाहिए, ओपिनियंस लोगे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाओगे, तो इसमें टाइम तो लगेगा।
तो डिलेड डिसीजन मेकिंग हो सकती है। दूसरा, अगर एम्प्लॉयज को या फिर सबॉर्डिनेट्स को अपने लीडर से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रखना है तो हो सकता है पॉजिटिव रिजल्ट्स ना आए, क्योंकि अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। और तीसरा, कभी कभी क्या होता है कि जब लीडर कंसल्ट करता है अपने एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉयज को लगता है कि वो लीडर वीक है, जिस वजह से ये पूरी कंसल्टेशन का प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड अ साइन ऑफ इनकॉम्पिटेंस। मतलब एम्प्लॉयज समझ सकते हैं, सबॉर्डिनेट समझ सकते हैं कि उनका जो लीडर है वो इनकॉम्पिटेंट है और खुद अच्छे डिसीजंस लेने की केपेबल नहीं है। इवन तो ये सच नहीं है, एम्प्लॉयज को ऐसा लग सकता है। इट माइट लुक लाइक अ साइन ऑफ इनकॉम्पिटेंस और वीकनेस ऑन द पार्ट ऑफ द लीडर। तो इसकी सूटेबिलिटी क्या है, मतलब कैसे इन्वायरमेंट्स में काम कर पाता है? जब एक कंपनी का गोल है कि उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करनी है और इंडिपेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज करनी है, तब ये काम कर सकता है। ये तब भी काम कर सकता है जब लीडर शेयर करना चाहता है डिसीजन मेकिंग विद हिज सबऑर्डिनेट्स, और ये तब भी काम कर सकता है जब कंपनी चाहती है कि एम्प्लॉयज का उनकी जॉब की टुवर्ड्स एटीट्यूड अच्छा हो जाए और उनका मोरल बूस्ट रहे, तो ये तब भी काम कर सकता है ये फॉर्म ऑफ लीडरशिप। और तीसरी स्टाइल ऑफ लीडरशिप है फ्री रेन और लेजेस फेयर लीडरशिप, जो एक यू स्टाइल डिसीजन मेकिंग है कि तुम डिसीजंस लो। तो लीडर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरह सर्व करता है, जो रिसोर्सेज लाता है और इंफॉर्मेशन लाता है, पर सारी अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है कि तुम लोग बैठ के डिसीजन मेकिंग करो, मैं आई विल टेक अ बैक सीट, आई विल ब्रिंग यू रिसोर्सेज, पर तुम लोग डिसीजन मेकिंग करो। तो ये कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी है। तो इसमें सबऑर्डिनेट्स खुद से डिसीजन मेकिंग करते हैं, खुद अपने गोल्स डिसाइड करते हैं और खुद की प्रॉब्लम्स खुद से वर्कआउट करते हैं। इस स्टाइल में ये एक लाइन याद रखनी है, द लीडर अवॉइड्स पावर। कभी भी पूछा जाए कि कौन से स्टाइल में द लीडर अवॉइड्स पावर, तो फ्री रेन और लेजेस फेयर लीडरशिप में लीडर अवॉइड्स पावर। वो बस एज अ मैनेजर सर्व करता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सपोर्टिंग हिज सबऑर्डिनेट्स। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, लीडर ए है, इसमें बी सी डी ई खुद से डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, लीडर बस एक बैक सीट लेके बैठा हुआ है कि ठीक है तुम करो, मैं तुम्हें इधर सपोर्ट करने के लिए हूं। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो एक तो है कि जॉब सेटिस्फैक्शन और मोरल तो बहुत ही अच्छा रहेगा सबऑर्डिनेट्स का, क्योंकि वो खुद ही डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो वो खुद के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। फिर इसमें एम्प्लॉयज की मैक्सिमम डेवलपमेंट होगी और पर्सनल ग्रोथ होगी, क्योंकि वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर रहे हैं अपने काम की और अपने एक्शंस की, और इसमें इन एम्प्लॉयज का या इन सबऑर्डिनेट्स का फुल पोटेंशियल यूज किया जाएगा। डिसएडवांटेजेस भी हैं थोड़े बहुत। एक तो है कि सबऑर्डिनेट्स को पूरी तरीके से लीडर्स का गाइडेंस नहीं मिल पाता, क्योंकि लीडर्स टेक अ बैक सीट। हाँ, वो प्रेजेंट होते हैं पर वो मोस्टली बस सपोर्ट ही ऑफर करते हैं, तो अच्छे से वो पाथ नहीं दिखा पाते या गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाते। दूसरा, बहुत बार लीडर्स कंट्रीब्यूट तो करते हैं ना इस पूरे प्रोसेस में, तो बहुत बार उन लीडर्स का कंट्रीब्यूशन इग्नोर हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ सबऑर्डिनेट्स ने काम किया। और तीसरा, कभी कभी क्योंकि कोई लीड करने वाला नहीं है, कोई राह दिखाने वाला नहीं है, तो बहुत बार सबऑर्डिनेट्स अपनी अपनी डायरेक्शन में डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, तो केओस हो सकता है वो खुद वेल कोऑर्डिनेटेड ना हो अपने डिसीजन मेकिंग में। और ये लीडरशिप स्टाइल सूटेबल सिर्फ उन एनवायरमेंट्स में है जहां सबऑर्डिनेट्स बहुत ही ज्यादा वेल ट्रेन्ड है, हाईली नॉलेजेबल है और फुल्ली अज्यूम करने को तैयार है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हाँ इस पूरे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपनी है, और सेल्फ मोटिवेटेड है, क्योंकि उन्हें बहुत सेल्फ मोटिवेशन चाहिए टू कंप्लीट देयर टास्क, क्योंकि उन्हें उनके ऊपर कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, तो उन्हें मेक श्योर करना है कि वो खुद ही को मोटिवेट कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हैं अपने एक्शंस की। एंड विद दैट वी हैव आल्सो कंप्लीटेड पार्ट 2 ऑफ डायरेक्टिंग। आई नो काफी लंबा चैप्टर है, बट नेक्स्ट टाइम हम पक्का से फिनिश कर देंगे। सो वी आर डन विथ मोटिवेशन, वी आर डन विथ लीडरशिप एंड वी आर डन विथ सुपरविजन। तो ये 3 एलिमेंट्स हो चुके हैं
अगली बार कम्युनिकेशन करेंगे और फिनिश करेंगे चैप्टर। इसके अलावा यू नो द ड्रिल, अब मैं लिंक कर रही हूँ वेबसाइट, गो टू द वेबसाइट, प्रैक्टिस द क्विजेस ताकि आपको अच्छे से रिविजन हो जाए। पिछली बार की वीडियो और इस बार की वीडियो अच्छे से देख लेना, गो थ्रू कर लेना अपने नोट्स भी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, वरना अगर चाहिए तो मैं ईमेल भी कर सकती हूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी डाल देना एंड आई विल ईमेल यू द नोट्स। कोई डाउट्स हो तो आप यहाँ पे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आंसर कर दूंगी। Other than that, you know where to find me. And until next time, take care, keep prepping properly. I know you guys are doing a very good job and continue with that. Take care, and I'll see you guys in the next one. Okay? Bye.